हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड के MCQs की सीरीज़। ऑलरेडी हमने एक पार्ट कवर अप कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, जो भी एक अच्छा क्वांटिटेटिव मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड होता है, उसमें कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इसने ये पूछा है कि कौन सी क्वालिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी क्वांटिटेटिव मेथड होगा वो ऐसा होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो, ऐसा होना चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, कंपेयर कर सकें। ये तीनों ही क्वालिटीज़ अच्छी हैं। बट अगर क्वांटिटेटिव मेथड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, जिसको हर कोई चेंज कर सकता है इजीली, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिसर्च वर्क को ख़राब करेगा, आपके रिजल्ट्स को ख़राब करेगा। हर बार हो सकता है आपके रिजल्ट्स डिफरेंट आएँ। वो चीज़ आपके रिसर्च वर्क के लिए अच्छी नहीं होती है। कोई भी क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिटेटिव में होती है बट क्वांटिटेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब भी हम कंक्लूजन को जर्नलाइज करते हैं सैंपल के बेसिस पे, तो उससे टेक्निकली क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। यानी कि जब भी किसी सैंपल के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हमने 1000 में से हमने 100 यूनिट्स का सैंपल उठा लिया और उन 100 यूनिट के सैंपल को हमने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आए या जो भी हमने कंक्लूजन निकाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बोलते हैं। अगर हम पूरी पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, मतलब यानी कि अगर हमने 1000 के 1000 यूनिट्स को ही स्टडी कर लिया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया, देन उसके बाद जो भी हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं या जो भी हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, सैंपल का पूछा है। अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने कि ना एक ही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, उसको आपने भी स्टडी किया, मैंने भी स्टडी किया, और भी 10 लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, मतलब बहुत सारे पर्सन्स ने इंडिपेंडेंटली उसको स्टडी किया। प्रॉब्लम एक ही है, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन निकाला, उसको स्टडी किया। उसके बेसिस पे सभी के जो भी रिज़ल्ट्स आए, उसके उन रिज़ल्ट्स के बेसिस पे जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, सभी स्टडीज़ से जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, उसको प्रॉपरली हमने इवैल्यूएट करना है, उसको प्रॉपरली हमने स्टडी करना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है मेटा एनालिसिस में, जब हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, प्रॉब्लम है कि मान लो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है बेसिकली, वो हम उसे मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो और भी बहुत सारे जनों ने उस पर ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा, है ना। तो जब हम जितने भी लोगों ने स्टडी कर रखी है इंडिपेंडेंटली, उनका रिजल्ट्स को हम स्टडी करते हैं, उनके रिजल्ट्स को हम कलेक्ट करके एक डेटाबेस बनाते हैं, देन उसको प्रॉपरली हम जब इवैल्यूएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मेटा एनालिसिस होता है उसको यूज़ करना सबसे बढ़िया रहता है। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक मेथड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रिसर्च प्रोसेस की एक्यूरेसी होती है, मतलब वो कितना ज़्यादा बढ़िया है, कितना ज़्यादा सही है, ठीक है, वो एक्यूरेसी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर रिसर्चर्स का जो है वो अनबायस्ड एटीट्यूड रहेगा, मतलब वो जो है वो बायस्ड नहीं होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि फेवरेटिज़म करें, जो उनको ठीक लगता है वो करेंगे, या जो उनका फेवरेट होगा यूनिट उसको वो पिक करेंगे। ऐसा कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सैम्पल साइज़ पे भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हमने स्मॉल सैम्पल साइज़ ले लिया, मतलब 1 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख में से हमने सिर्फ 10-12 ही सैम्पल उठाए हैं, तो हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं इतने छोटे सैंपल से। तो सैंपल साइज़ पे भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी डिपेंड करती है। उसके अलावा रिसर्च मेथड कौन सा अडॉप्ट किया, जैसी आपकी रिसर्च वर्क होगा उसके हिसाब से आपने सही मेथड को अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपने कौन सा अडॉप्ट किया उसके ऊपर भी सक्सेस डिपेंड करती है, और एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपका रिसर्च वर्क कितना ज़्यादा सही होगा। अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब भी हम मतलब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें हर एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं या उसको हम क्वांटिटेटिवली उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें वो वेरिएबल बताना है जिसको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते क्वान्टिटेटिव टर्म्स में। अभी मान लो अभी इकोनॉमिक स्टेटस है किसी पर्सन का, उसको हम बोल सकते हैं ना, हम भी इकोनॉमिक स्टेटस में लाइक वो रिच है पुअर है, तो हम कहीं ना कहीं क्लासीफाई तो कर सकते हैं ना, हम क्लियर कट बता तो सकते हैं ना स्टेटस के बारे में। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस है, इसको भी हम कहीं ना कहीं डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, भले ही इसको हम ज़्यादा हम मतलब नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हम इसको अच्छे से जो है वो क्लासीफाई तो कर सकते हैं ना, है ना, मतलब वो मैरिड है या अनमैरिड है वैसा करके। उसके अलावा न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड होता है ये तो वैसे ही नंबर्स में मेजर हम इसको कर सकते हैं, न्यूमेरिकल ही आ गया। बट कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है ना, इसको हम नहीं मेजर कर सकते, मतलब इसको हम क्लासीफाई भी नहीं कर सकते हैं। अभी एटीट्यूड को हम किसी पर्सन का क्या एटीट्यूड है, प्रोफेशनली एटीट्यूड उसका कैसा है, तो इसको हम बहुत सारे लाइंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, हो सकता है हम एक वर्ड में भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बट एक्चुअली उसका कैसा एटीट्यूड है उसको क्लियर कट हम कभी भी क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जो एटीट्यूड होता है ना वो चेंज भी होता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपका किसी सिचुएशन में कैसा एटीट्यूड होगा, दूसरे सिचुएशन में हो सकता है उससे अपोजिट एटीट्यूड हो, पर्सन सेम है बट उसका हो सकता है एटीट्यूड डिफरेंट हो डिफरेंट सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं हम प्रोफेशनल एटीट्यूड को प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं कर सकते, और ना ही इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजल्ट्स ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हम क्या करते हैं हमारे पास बहुत सारे छोटे इन्फॉर्मेशन होती है या नॉलेज होती है, हमारे पास बेसिकली पीसीज होते हैं, जब हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, सारी के सारी नॉलेज को, एक नॉलेज को दूसरे के साथ लिंक किया, दूसरी को तीसरी के साथ लिंक किया, तो जैसे हम सारी के सारी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में लिंक करते हैं, तो जो एक प्रॉपर फाइनली जो ओवरऑल जर्नल नॉलेज या जर्नल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो वेरिएबल्स के बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। जब भी बात होती है कि कोज एंड इफेक्ट, यानी कि हम एक्सपेरिमेंटल में भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक क्या बनता है वेरिएबल, कोज बनता है, और दूसरा क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है ना, मतलब इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा दूसरे पे, यही बोलते हैं हम। कोविड का क्या इफेक्ट पड़ा पर्सन्स की लाइफ पे, क्या इफेक्ट पड़ा सेल्स पे, क्या इफेक्ट पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पब्लिश्ड इन अ जर्नल। जर्नल में क्या पब्लिश कर सकते हैं हम, दोनों ही पब्लिश कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल है चाहे वो रिसर्च पेपर है, दोनों ही चीज़ें जर्नल में आप पब्लिश कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 19th पे। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया, नॉर्मली जो रिसर्च वर्क होता है, अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी लेवल पे हो, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप रिसर्च वर्क जो पेपर होता है वो लिख सकते हो, है ना। एज अ स्टूडेंट भी लिख सकते हो, एज अ फैकल्टी भी लिख सकते हो, तो कोई भी आप पोजीशन पे हो या पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिसर्च पेपर लिख सकते हो अपना। और नॉर्मली जो रिसर्च पेपर होते हैं वो जर्नल में आप पब्लिश करवा सकते हो। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। इसमें हमें इंटरव्यूज़ दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, देन उसके बाद हमें बोला है कि इसको मीनिंग के साथ मैच करना है। सबसे पहला इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होगा, जहाँ पे हर एक चीज़ पहले से ऑर्गेनाइज्ड होगी, हर एक चीज़ हम पहले से मतलब डिटरमाइन करके रखेंगे, है ना, प्री डिटरमाइंड होगा सब कुछ, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम एक लिस्ट बना के रखेंगे सेट ऑफ क्वेश्चंस की, तो वो स्ट्रक्चर्ड रहता है। और हाँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी
भी कम होती है, क्योंकि हम पहले से सब कुछ इतना अच्छे से प्लान करके रखते हैं और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, सब कुछ रेडी करके रखते हैं, तो ऑन द स्पॉट उसमें चेंजेस लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है और प्री डिटरमाइंड रहता है सब कुछ। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं बी पे। बी क्या है, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड दैट इज़ उसका अपोजिट हो गया, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि हमने कुछ भी पहले से ज़्यादा प्लान ही नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पहले से सब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है, सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मौके पे आया ऑन द स्पॉट पूछ लिया कैंडिडेट से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सो बी का क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3rd आता है, दैट इज़ फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड है, नाम से पता लग रहा है, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेंगे या फिर अटेंशन देंगे उसी क्वेश्चंस पे टू बी आंसर्ड। मतलब बेसिकली हम उस पर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछते हैं, लाइक कुछ और कैंडिडेट से पूछ लिया, इधर का पूछ लिया, उधर का पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे अटेंशन दी जाती है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन रहती है ऑन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। भी क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दो, खत्म। तो ये होता है फोकस्ड इंटरव्यू। उसके बाद लास्ट बचता है क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल जो इंटरव्यू होते हैं ना, इसमें बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस मतलब काफ़ी सारे पर्सन्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं स्टडी के, उनमें यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये क्यों किया जाता है यूज़, ताकि हम प्रॉपरली डायग्नोस कर सकें कि इंडिविजुअली हर एक की लाइफ के साथ क्या हुआ है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च वर्क में इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस जानने के लिए हम किसी पर्सन से जब इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी लाइफ के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सब चीज़ें जब हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा डी का 3rd, ठीक है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये थे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट पार्ट में कवर करवा दिए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरे यूनिट की एक ही बार में रिवीजन करनी है तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।